नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। और बहुत ही गौरवमयी ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि भारतीय सरकार ने एक ऐसा काम करा जिससे हमारे एक वीर पुरुष का गौरव एक बार फिर से इस देश में बढ़ने वाला है। जी हाँ, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जब हम 23 जनवरी को मना रहे होंगे, तो सरकार ने उस दिन को यादगार बनाने के लिए पराक्रम दिवस के तौर पे मनाने का घोषणा करा है। सरकार का मानना है कि हमारी ये कोशिश सफल रहेगी और हम इस युवा पीढ़ी को अभिप्रेरित करने में सफल होंगे। सरकार का कहना है कि हमारी युवा पीढ़ी को नेताजी से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से कम संसाधनों में भी अपने देश की सेवा की जा सकती है, अपने समक्ष उपस्थित किसी भी संकट से लड़ा जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं नेताजी के महान उपलब्धियों के बारे में और सरकार ने उन्हें सम्मान देने के लिए आखिर किस प्रकार से इस दिन को मनाने का फैसला करा है। केंद्र ने देश के लोगों को, विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर साल 23 जनवरी को आने वाली नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है, ताकि युवा अपने जीवन में आने वाली किसी भी आपदा के दौरान बहादुरी से काम करें। जैसे कि नेताजी ने अपने जीवन में सभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और वे आजीवन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहे। ठीक है, कुल मिलाकर के सरकार चाहती है कि आज की युवा पीढ़ी नेताजी से सीखे कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में भी अपने देश की सेवा की जा सकती है, आने वाले किसी भी परेशानियों से लड़ा जा सकता है। यह वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती वर्ष है और भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाने का फैसला भी किया है। नेताजी के 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर आखिरकार भारत सरकार ने उन्हें एक और सम्मान देने का फैसला किया है, जो है पराक्रम दिवस के रूप में। अतः कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, देर से ही सही, लेकिन आखिरकार नेताजी को इस देश में एक नई पहचान मिलने में कामयाबी हुई। आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से हमारे देश के कुछ सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों का जो चित्रण है वो नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में ना ही तो कोई जानता है और ना ही सरकार बात करती है। मेरा मानना है कि इन प्रकार से सभी स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी उनको याद कर पाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेताजी के बारे में कुछ और जानते हैं कि आखिर नेताजी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। उन विकट परिस्थितियों में जब पूरे देश पर अंग्रेजों की बादशाहत कायम थी, तब नेताजी ने किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज खड़ा किया और हमारे देश को आज़ाद करवाने में वे सफल भी रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उन्होंने पहले भारतीय सशस्त्र बल की स्थापना की थी, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा गया था। उनके "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" के नारों से भारतीय दिलों में देशभक्ति की भावना और बलवान होती थी। आज भी उनके इस नारे से सभी को प्रेरणा मिलती है। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता था, जिनकी सुदृढ़ देशभक्ति ने उन्हें भारत का जननायक बना दिया। हालांकि उनके तरीकों की आलोचना भी की गई थी, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मन और साम्राज्यवादी जापान की मदद से भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाने में मदद करने का प्रयास भी किया था। सन 1920 में उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा इंग्लैंड में पास की थी। हालांकि कुछ दिनों बाद 23 अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हुए इस्तीफा दे दिया था। सन 1920 और 30 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के युवा और कट्टरपंथी नेताओं में गिने जाने लगे। इसके बाद 1938 और 1939 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1921 से 1941 के दौरान वे पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल में भी गए। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती है। चूँकि वे गरम दल के नेता थे, तो उनका मानना था कि अगर हमको
कुछ चाहिए तो मांगने से शायद नहीं मिलेगा। और यही इसीलिए वो कह रहे थे कि हमें अंग्रेज़ों के साथ लड़ना पड़ेगा। और वह एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वे अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुंचे। तब जर्मन के नेतृत्व ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अप्रत्याशित सहानुभूति की पेशकश की। जल्द ही एक स्वतंत्र से भारत सेना, जिसमें इरविन रोमेल के अफ्रीका कोर द्वारा कब्जा किए गए भारतीय शामिल थे, भविष्य में भारत भूमि पर जर्मनी के संभावित आक्रमण की सहायता के लिए बनाई गई थी। आप जानते हैं कि जर्मनी में हिटलर का राजस्व था। वो व्यक्ति अंग्रेज़ों से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखता था। इसलिए नेताजी ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। और कुल मिला करके उन्होंने जर्मनी के जो हिटलर को क्या किया कि अपने साथ लिया, और जो भी कैदी भारतीय वहाँ पे थे उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। एडोल्फ हिटलर ने मई 1942 के अंत में बोस के साथ अपनी एकमात्र मुलाकात के दौरान यही सुझाव दिया और एक पनडुब्बी की व्यवस्था करने की पेशकश की। जर्मनी और जापान की सहायता से बोस मई 1943 में जापान के कब्जे वाले सुमात्रा में पहुंच गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बोस जी को, नेताजी को जर्मनी और जापान की भरपूर सहायता मिली थी। फिर उन्होंने जापानी समर्थन के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना को आज़ाद हिंद फौज के तौर पर पुनर्निर्मित किया और INA में ब्रिटिश भारतीय सेना के वे भारतीय सैनिक शामिल थे जिन्हें सिंगापुर की लड़ाई में पकड़ लिया गया था। लेकिन उनका यह सैन्य प्रयास वर्ष 1944 के अंत में और वर्ष 1945 की शुरुआत तक ही सिमट गया था। ब्रिटिश भारतीय सेना ने भारत पर जापानी हमले को भयंकर रूप से उलट दिया और लगभग आधी जापानी सेना और आधी INA की टुकड़ी को मार गिराया था। अब आते हैं उनके मौत पे। चूँकि ऐसे दिव्यात्मा की कभी मौत नहीं होती है, फिर भी कथित तौर पर ताइवान में एक विमान दुर्घटना के दौरान नेताजी की मृत्यु हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में उनकी मौत को ऐसे सभी भारतीयों ने कड़ा विरोध किया जो मानते थे कि वह जीवित हैं और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जरूर वापस आएंगे। नेताजी की मृत्यु हमेशा से विरोधाभास में रहा। जिस प्रकार से हमारे देश के एक और महान प्रधानमंत्री का मृत्यु का पर्दा आज तक नहीं उठ पाया, शास्त्री जी का, कहीं न कहीं इसमें कुछ तो बातें हैं। बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं जो किसी न किसी वे खास व्यक्ति की तरफ इंगित भी करती हैं। क्या सच्चाई है ये तो परमात्मा ही जानता है, लेकिन आखिर इस प्रकार से मृत्यु कैसे हो सकती है, सवाल ये उठता है। बहरहाल भारतीय सरकार के द्वारा जो इनको सम्मान दिया गया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ज़रूरत है इस प्रकार से अन्य कई स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने की जिनकी चर्चा शायद आज इस आधुनिक भारत में नहीं की जा रही है। हमें भी उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानना ज़रूरी है ताकि आज का युवा पीढ़ी उनके जीवनी को पढ़ करके कुछ न कुछ सीखे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नेताजी को सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था या फिर यह बहुत देर हो गया है आपके हिसाब से? और वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको इस प्रकार का विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।